नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं कि साहब आप इस्तीफा दे दो, रेल एक्सीडेंट हो गया है। आपके मेरे सबके दिमाग में ये चीज घूम फिर के आती है कि भैया रेल एक्सीडेंट हो गया तो इसमें मोदी जी की क्या गलती? क्या मोदी ट्रेन चला रहे थे? एक सवाल मन में उठता है, ऐसा क्यों मांगा जाता है? पहले भी मांगते थे, सारे नेताओं से ऐसा इस्तीफा मांगते रहते हैं, है ना? और ये भी कहते हैं कि भैया वो ट्रेन तो चला नहीं रहे थे, ना वो सिग्नल की ड्यूटी पे थे, तो एक्सीडेंट के लिए वो जिम्मेदार कैसे हो गए? तो भैया क्या लाल बहादुर शास्त्री को क्या दिक्कत थी कुछ? उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिसमें हम इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि इस देश में नौकरी से निकालने का अधिकार जनता के पास नहीं है, तो इसलिए वो इस्तीफा मांग रहे हैं। और यहां जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, तो इसमें मैं पूरे नेता, जितनी नेता समाज है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं है, ये मोदी जी के बारे में नहीं है, ये इस देश की राजनीति की जो शैली है, जो उल्लू बनाविंग वाला तरीका है और जो लोगों की जान जाने का कारण बनता है, उस पर हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ में बनाया है, इसमें भूत वर्तमान भविष्य बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। मैं अभी आया। अभी सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है कवच। कवच को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के व्यंग्य किए जा रहे हैं। कवच सिस्टम फेल हो गया क्या? कवच सिस्टम क्यों नहीं लगा? इतना ही क्यों लगा? उतना ही क्यों लगा? तो कवच क्या है? कवच वो टोपी है जो सन 2000 के आसपास से इस देश के नेता रेलवे के यात्रियों को पहनाते आ रहे हैं। तरह तरह से उनको आश्वासन देते हैं, सपना दिखाते हैं और करते कुछ नहीं है। और यही काम ये सरकार भी कर रही है। अश्विनी वैष्णव जिसके रेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जिसके नरेंद्र मोदी हैं, ये सरकार भी इसी तरह से लुभावने वादों की तरह कवच बेचती है, कवच का प्रचार करती है। कभी मंत्री जी जो है 2 रेल के खिलौने लेकर उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने लगते हैं, कभी ट्रेन के डब्बे में बैठ जाते हैं और बोलते हैं देखा, कवच से मैं खुद बैठ के गया था जान पे खेल के और कवच जो है वो कामयाब हो गया। हमको कवच कामयाब हो गया ये नहीं चाहिए, हमको कवच की सुरक्षा चाहिए। ये सुरक्षा हमको क्यों नहीं मिली है? अगर आपको लग रहा है कि अभी पिछली साल 22 में ही तो इन्होंने ऐलान किया है, तो आप मुगालते में हैं, क्योंकि इससे पहले बार बार अलग अलग नामों से कवच, इसका नया ब्रांड नेम है, ये रेलवे का सिक्योरिटी सिस्टम हमको बेचा गया है। थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा सा चीजों को अगर आप पीछे लेके जाएं तो आपको समझ में आएगा कि ये कवच एक ऐसा झुंझुना है, ऐसा लॉलीपॉप है जो इस देश की जनता को नेता अक्सर पकड़ाते रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो कवच की बात करते हैं, किराया बढ़ा देते हैं, वो इस तरह के बार बार एंटी कोलिशन सिस्टम की बात करते हैं, कुछ और नाम लेते हैं और किराया बढ़ा देते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, तो अब हमको इतिहास पर चलना चाहिए। 2005 में एक कंपनी थी एटीएस नाम की। 2005 में 18 साल हो गए, और एटीएस जो है उसने भारतीय रेलवे के साथ करार किया कि वो भारत में एंटी कोलिशन सिस्टम लगाएगी। और ये एंटी कोलिशन सिस्टम लगेगा, इसको लगाया जाना चाहिए, इसका विचार इससे भी पहले भारत की रेल मंत्री ममता बनर्जी रख चुकी थी। और ये बात है सन 2000 के आसपास की। 2000 के आसपास ममता बनर्जी ये लुभावना सपना बेचती हैं। 2005 में रेलवे करार करता है, 46 करोड़ 70 लाख का ठेका मिलता है इस कंपनी को। और 3 मई 2008 की मैं ये न्यूज क्लिप लगा रहा हूं जिसमें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। 20 मई 2012 को कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल भारत के ये कहते हैं कि ये कवच जो है एक भुलावा है, ये एक बकवास है, ये किसी की सेफ्टी नहीं करेगा। माफ कीजिए, कवच शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं सरल समझने के लिए, उस वक्त इसको एंटी कोलिजन सिस्टम कहते थे। तो ये भुलावा है और इसके अंदर एक तो इंटरनेट नहीं है जिसके जरिए इतना इसको कम्युनिकेट किया जा सके। इसके अलावा उसमें एक चीज और बताई गई थी,
और वो चीज ये बताई गई थी कि इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 99.9% और ये 70% भी एक्यूरेसी नहीं है, इसलिए आपका जो सिस्टम होते हुए सिस्टम नाकाम है। अब मैं आपको बीच में रोक के इससे आगे जाऊंगा तो ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि अब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये कवच क्या होता है या ये जो एंटी कोलिशन सिस्टम क्या होता है, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग आजकल नई नई कारें खरीद रहे हैं और उनमें एक नई टेक्नोलॉजी आई है ADAS, अडास, और कहा जाता है कि इस कार में अडास सिस्टम ये करता है कि वो अपनी गाड़ी के आगे कितनी दूरी पर गाड़ी है इसको एक राडार के जरिए सेंस करता रहता है और उसी हिसाब से गाड़ी की रफ्तार को कम ज्यादा करता रहता है और आवश्यकता पड़ने पर ड्राइवर को अलर्ट भी करता है। रेल में यह काम दूसरे तरीके से होता है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी होती है। अब RFID क्या होती है? आप मेट्रो में कभी गए होंगे तो मेट्रो में जो सिक्का होता है या जो कार्ड होता है मेट्रो का, उसको दिखाने भर से मेट्रो का दरवाजा खुल जाता है और वो पहचान जाता है कि ये कौन मुसाफिर है और इसके खाते से पैसे कट जाते हैं। पैसे आपके कार्ड में जमा नहीं है, वो उससे वो वहां पे जो जमा है वहां से वो पहचान लेता है कि ये आदमी आ गया, पैसेंजर नंबर ये इतना लंबा नाम होता है। दफ्तर में कई लोग जाते हैं तो वो कार्ड पंच करते हैं और उससे दरवाजा खुल जाता है। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी है। कई बार आपने गाड़ियों पे लगा देखा होगा, अपनी सोसाइटी में जाते हैं, पार्किंग के जैसे सामने पहुंचते हैं बैरिकेड खुल जाता है। कैसे? एक आईडी है। तो हर ट्रेन की एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी बनाई गई और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी से उस ट्रेन को पहचाना जाने लग गया। इसके बाद में जो जीपीएस है वो और रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी और इसके साथ साथ इंटरनेट का कम्युनिकेशन, 4G कम्युनिकेशन, जिसका इस्तेमाल अभी हाल में किया गया था, इसको मिला के एक व्यवस्था बनाई जाती है। पहले कम्युनिकेशन का सिस्टम कुछ और था, उसमें रेल के ट्रैक के अंदर कुछ डिवाइसेस फिट की जाती थी जिनके जरिए वो रेल कहां तक पहुंची ये पता किया जाता था और वो आगे पहुंच जाती थी, तो उसको अंदाजा लगता रहता था। लेकिन अब क्या हुआ है? अब इन्होंने उसको जीपीएस से और इंटरनेट से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। आपकी ट्रेन जहां पहुंची है उससे आगे अगर कोई ट्रेन है तो ऊपर सैटेलाइट जो है वो देख रहा है कि यहां पर भी ट्रेन है और यहां पर भी ट्रेन है, तो उसको लगेगा ये ज्यादा नजदीक आ गए हैं, तो वो हो सकता है कि ये ट्रेन को रोक दे। पहले ये होता था कि वो केवल सिग्नल कर देता था, अब वो सिग्नल नहीं करता, वो ट्रेन को रोक ही देता है। उसने कहा सिग्नल करके, घंटी बजा के ड्राइवर को बताएंगे तो जो जिस बिजली से वो घंटी और लाइट जलती है उस बिजली को सीधे ब्रेक में लगा दो, ब्रेक लग जाएगा। मतलब मैं सरल बना रहा हूं, तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन करती टेक्नोलॉजी यही है। इसी तरह से आगे ट्रेन जा रही है, ट्रेन के ज्यादा नजदीक हो गई तो उसको स्लो कर दो। अगर ट्रेन एकदम आमने सामने आ रही है तो दोनों को ब्रेक लगा दो, क्योंकि ये काम ऊपर से ऊपर वाला देख रहा है। ऐसे समझ लीजिए कि आप बालकनी पे खड़े हुए हैं और उधर आगे ट्रैफिक वाले चालान कर रहे हैं, तो आप ऊपर से देख रहे हैं ट्रैफिक वाले को भी और नीचे स्कूटी पे आपका जो भाई जा रहा है उसको भी, तो आप उसको तुरंत बताते हैं भैया वहां चालान हो रहा है, आगे मत जाइयो, लौट जा। तो लौट जाता है। आप फोन करते हैं उसको, क्या करते हैं, ऊपर से देखते हैं, फिर फोन करते हैं चालान हो रहा है, आगे मत जाओ। ऐसे ही सैटेलाइट देखता है ऊपर से कि ट्रेन आगे जा रही है, टक्कर हो सकती है, तो वहां से सीधे ट्रेन के इंजन को बोलती है, उसके सिस्टम को बोलती है भैया आगे मत जाना, वहां झगड़ा हो सकता है या वहां पे टक्कर हो सकती है, धीरे चल भाई ठुक जाएगा, इस टाइप का मान लीजिए। ये हुआ वो सिस्टम, एंटी कोलिजन सिस्टम। एंटी कोलिजन मतलब टकराव रोकने का सिस्टम। 2012 में जब दोबारा मंत्री बनती हैं ममता बनर्जी, रेल मंत्री, तो भाषण देती हैं, बजट भाषण उनका, उसमें कह रही हैं वो कि मेरे पहले कार्यकाल में मैंने एंटी कोलिशन डिवाइस अप्रूव की थी। मैं लगाता जा रहा हूं, बजट भाषण की कॉपी लगा रहा हूं आपको, और इसमें 8 से 17 रेलवे जोन को जोड़ा जाना था। अब हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। वो रेल का बजट आता था, उस बजट भाषण में बोल रहे हैं। लेकिन ये सब कोई झुंझुना और लॉलीपॉप है। सरकारों ने इस काम को आगे बढ़ाया नहीं, इस पर कोई ठोस कार्रवाई की नहीं और आपको बेच के चले गए, आपके सामने वो करके चले गए, हमने ये कमाल किया, हमने वो कमाल किया। अब आप समझिए इस देश के नेता का कैरेक्टर क्या होता है। वो जो आपको योजनाएं बताते हैं, लोग कहते हैं पत्रकार हो, लोग तुम तो सरकार के खिलाफ ही बोलते रहते हो। ये जो तुमको उल्लू बना के जा रहे हैं भैया, वो उल्लू जो बना के जा रहे हैं, तो कोई बताएगा ना तुमको उल्लू बना के भाग गया वो आदमी, वो तुम्हारे जेवर चमकाने आया था, चांदी लेके चला गया, बताना पड़ेगा ना। वो ये आपको सख्त जवाब दिखाते हैं, देखो जी ट्रेन जो है ऐसी होगी, वैसा होगा, कोलिशन नहीं होगा। कब से बेच रहे हैं?
और ये जब से बेच रहे हैं ना, उससे भी 100 साल पहले ये सिस्टम आ चुका था, मैं भी आपको बताऊंगा। और दुनिया भर में ज्यादातर देश जहां रेल चलती है अभी एंटी कोलिशन सिस्टम का मजे से कर रहे हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ जनता को झुंझुना पकड़ाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं और इस बहाने टिकट महंगा कर देते हैं कि रेल बजट में आप बोलोगे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, टिकट महंगा हो जाने दो। कुछ लोग आजकल एक नया डायलॉग सीख गए हैं कि भैया फैसिलिटी दे, पैसे ले ले, कोई बात नहीं। ये भी सरकार ने सिखा दिया। खैर, 5 साल बाद 2010 में खबर आती है कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में 1.5 साल में 270 मौतें हो गई। ये उस रेल मंत्री की बात हो रही है जो कह रही थी कि हम एंटी कोलिशन डिवाइस लेके आए। अभी अश्विनी वैष्णव को भी कह रही थी कि हमने एंटी कोलिशन डिवाइस जो लगाया था भाई साहब, उसका क्या हुआ? वो काम नहीं कर रहा था क्या? इस ट्रेन में नहीं था क्या? मुझे पता चला वो इस ट्रेन में नहीं था, क्यों नहीं था, वगैरह वगैरह। खैर, कोंकण रेलवे के एमडी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को लिखते हैं, पूर्व एमडी, 24 मार्च 2012 को, उनका नाम है बी राजाराम, और वो ये कहते हैं कि इस देश का जो ये एंटी कोलिशन सिस्टम है, इस सिस्टम को जानबूझकर डिले किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि विदेशी कंपनियां जो महंगे सिस्टम देती हैं, अधिकारियों और नेताओं की उनसे साठगांठ हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको फोर्स करना चाहिए। ये वही दौर है, ममता बनर्जी वो सिस्टम बेच रही हैं। इससे पहले ममता बनर्जी एक कंपनी से करार कर चुकी हैं जो पहला स्वदेशी सिस्टम बनाने वाली है, जिसको आज 23 में मंत्री जी कह रहे हैं कि देखो जी हमने स्वदेशी सिस्टम बनाया था। ये तभी बन गया था और भारत की कंपनी ने बनाया था, और अब जो है वो कहते हैं कि इसमें घोटाला है। लेकिन अब आप सोचिए, भारत को पेटेंट मिल जाए, इसको हतोत्साहित करने के लिए विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मोटा मुनाफा होगा। तो अगर ममता बनर्जी ने चाह भी लिया होगा तो भी नहीं लगाना एंटी कोलिशन सिस्टम, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आप देखें, 1840 की ये तकनीक है जो मैंने आपको बताया, 1840, पिछली सदी से भी पिछली सदी की, और ये 1873 में इस्तेमाल योग्य बना ली गई थी। 1905 में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था, और मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूं कि दुनिया के कितने सारे देशों में एंटी कोलिशन टेक्निक बढ़िया से काम कर रही है और वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 2 सदी बाद, 1 सदी लांघ गए पूरी, और 160 साल कम से कम मान लीजिए, 60-65 साल बाद भी हम अपने देश में एंटी कोलिशन सिस्टम नहीं लगा पा रहे हैं। उसका नया नया नाम रखते हैं और उसको बेच देते हैं, कभी कवच नाम रख देते हैं, कभी कुछ और रख देते हैं। 1905 में दुनिया ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था, और हमारे यहाँ इसको लेकर ड्रामे पे ड्रामे होते जा रहे हैं, ड्रामे पे ड्रामे होते जा रहे हैं। 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन लागू नहीं हो पाया। अभी आज की जो स्थिति है वो मैं आपको बताता हूं कि ये सरकार आने के बाद कैसे कैसे कौतुक सरकार ने किए। कानपुर में एक रेल हादसा हुआ था, 2016 या 17 का मामला है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसके पीछे सीमा पार की साजिश है, विदेशी साजिश है। ठीक है साहब, अब तो 7 साल हो गए, अब तो 7 या 8 साल तो हो ही गए। तो अभी इस मामले में कितनी एफआईआर हुई? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ मिलने के बाद भी, इतना बड़ा रेल हादसा होने के बाद भी, देश के नागरिकों की जिंदगी चले जाने के बाद भी, इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार बयान देकर घर में बैठ जाएगा? इसमें सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुई? इसमें मुकदमे क्यों नहीं चलाए गए? इसमें लोगों को नामजद क्यों नहीं किया गया? इसमें कुछ आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? ये बड़ा सवाल है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे नेता पब्लिक जेस्चरिंग करते। तो शुरू में मैंने कहा था कि इनका इस्तीफा क्यों मांगना चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे इनका इस्तीफा क्यों मांगना चाहिए। आज भी एंटी कोलिशन सिस्टम कहीं पे भी ठीक से लगा नहीं है। कुछ ट्रेनों में लगा दिया गया है, और वो नई वाली ट्रेन जो आई है, वंदे भारत ट्रेन, उसको आजकल सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि हल्की ट्रेन है, उसमें बहुत कम सामान लगा हुआ है, रात में नहीं चल पाती है, लेकिन खर्चा कम, आमदनी ज्यादा की ट्रेन है, उसका टिकट भी महंगा है, इसलिए सरकार का उस पर जोर है। उसका डिजाइन भी थोड़ा नया है, तो प्रधानमंत्री जी का फोटो भी उसके साथ अच्छा आता है। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2017 में जब कानपुर में पटरी से ट्रेन उतरी, मैंने आपको बता दिया, ये वही सरकार है जब कोलकाता में फ्लाईओवर गिरा था, तो कह रहे हैं ईश्वर का संदेश है। लेकिन आप कहेंगे कि इन सारी चीजों भर से ही इस्तीफा मांग लेना चाहिए। नहीं,
ये इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकारों के काम करने के तरीके की एक झलक है, जिससे आपको पता चलता है कि इस देश की सरकार किस तरह से काम ना करके फोटो खिंचाने में बिजी रहती है। वो कांग्रेस की सरकार थी, ये बीजेपी की सरकार है, दोनों सरकारें हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर लोगों के जान जाने का कारण आपकी नीतियां बन रही हैं, आप इतने समय से ये जानते हुए कि ऐसी सेफ्टी वाली टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में उपलब्ध है, भारत ने बना ली है, उसको लागू करने के बजाय पब्लिसिटी बटोरते घूम रहे हैं तब से, तो आपकी नौकरी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जिंदगी से खेल रहे हैं। इस एक को आप थोड़ा सा एक तरफ रखें तो मैं इसके इसी हादसे के दूसरे पहलू पे जाता हूं। अब आप समझ गए कि जो सेफ्टी सिस्टम इसको रोक सकता था, वो सेफ्टी सिस्टम ने एक बिंदु अच्छी तरह से स्टेब्लिश हो चुका है कि इस देश की सरकार जानती थी कि भारत में सेफ्टी सिस्टम चाहिए। इस देश की सरकार जानती थी कि भारत के लिए सेफ्टी सिस्टम उपलब्ध है। इस देश की सरकार बजट में उसकी बात करती है, लेकिन इस देश की सरकार ने आज तक, ना तो अब की सरकार ना पहले की सरकार ने इसके बारे में कुछ काम किया। 2016 में ही मोदी जी सेफ्टी सिस्टम पे बयान दे चुके हैं, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि सरकार ने तब काम करना शुरू नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया भाई? 2022 में आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं? आपके पास जब भी कोई वेंडर पहुंच जाता है अपना एक आइडिया लेके, आप उस पर पब्लिसिटी लेने लग जाते हो। कोई आ गया होगा बेचने के लिए कि देखो जी हमने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया स्वदेशी, पुराने वाले में ही थोड़ा बहुत चमका चमकू के डिब्बा बदल के कुछ करके, तो अब आप उसकी पब्लिसिटी करने निकल पड़े। करेंगे लेकिन कुछ नहीं, ना वो किया ना ये किया। अब आगे बढ़ते हैं। रेलवे के जो हादसे हैं उनके 4 कारण माने जाते हैं। एक माना जाता है बहुत बुरा सा कोई मौसम हो, पूरी दुनिया में ये स्थापित सत्य है। दूसरा माना जाता है कि जो रेलवे के ट्रैक है उसमें क्रैक्स आ जाए अगर उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो। तीसरा जो कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि मानवीय भूल, और मानवीय भूल में भी सबसे मुख्य कारण माना गया है स्ट्रेस, आदमी का क्षमता से अधिक काम करना। अब यहां पर फिर सीधे सरकार की नीति सामने आती है और सवाल उठता है सरकार की नीति पे। 6 फरवरी को, इसी 6 फरवरी को रेल मंत्री संसद में बताते हैं, यही वाले अश्विनी वैष्णव, कि रेलवे में 1,35,000 वैकेंसीज, 1,35,000, और कुछ अखबारों में छपता है इसी बयान से कि सारे अगर रेलवे के मिला लें तो 3,12,000 वैकेंसी, यानी 3,12,000 पद खाली हैं उन लोगों के जो सेफ्टी की ड्यूटी पे हैं, यात्रियों की सुविधा की ड्यूटी पे हैं, या दूसरे काम करते हैं। उनमें वो लोग भी हैं जो ठोक बजा के बार बार हथौड़ी से रेलवे की पटरी चेक करते हैं, जो पानी चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं, बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, दिन रात काम में लगे थे। और वो भी हैं जो सिग्नल में काम करते हैं, जो केबिन में काम करते हैं, वो भी हैं जो गाड़ियां भी चलाते हैं। अब ये जो वैकेंसी है 3,12,000 खाली है, सबकी कटिंग आपके सामने है। और कुल रेलवे का जो टोटल स्ट्रक्चर है, आज का नहीं बता रहा हूं जब मोदी जी ने कम कर दिया, ये 17-18 का बता रहा हूं। 13,08,000 रेलवे के कुल कर्मचारी हैं। 13,08,000 कर्मचारियों में से अगर 3,12,000 कर्मचारी नहीं होंगे, यानी करीब करीब 25% अगर आपके कर्मचारी होंगे ही नहीं काम पे, तो क्या होगा? अपने दफ्तर में जाएं, अपने दफ्तर की कल्पना करें, आप जहां काम करते हैं वहां की कल्पना करें, और वहां पे अगर 25% लोग चले जाएं तो क्या होगा? वो दफ्तर कैसे चलेगा? जाहिर बात है जो दूसरे लोग दफ्तर में साथ में काम कर रहे हैं उन लोगों को अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। और अगर वो आदमी ऐसी जगह पे है जो सेफ्टी से जुड़ी हुई है और उसको अगर मान लीजिए 12 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो उससे चूक होना बहुत स्वाभाविक है। तो रेलवे में जो वैकेंसी नहीं है, इसके पीछे जो वैकेंसी है भर्ती नहीं हुई है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार? सरकार। और ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, इस आंकड़े से पहले अगर आप जाएंगे तो लगातार रेलवे में जॉब कट किए गए हैं। रेलवे के कर्मचारी बताते हैं सर्कुलर आ जाता है हर 6-8 महीने में, इतने वैकेंसीज कम कर दो, इतनी वैकेंसीज कम कर दो। ये तो वो जगह है जिनको सरकार कह रही है कितनी जगह खाली है। और अभी भी जो वैकेंसी निकालने की बात कर रही है सरकार, वो कह रही है कि इसमें से हम बहुत कम, चौथाई ही इसकी वैकेंसीज निकालने वाले हैं, पूरे लोगों को भर्ती भी नहीं करेंगे।
और ये हर जगह हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी में हो रहा है। मोदी जी ने आते ही बहुत सारे पद खत्म कर दिए थे, जो लंबे समय से खाली थे, खत्म करो, सरकारी खर्चा नहीं करना है। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग जगहों पे अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, केंद्र सरकार के अधीन 9,97,000 यानी करीब 10 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। यानी जगह है, नौकरी या तो रिटायर हो गया आदमी या छोड़ के चला गया, ये भर्ती नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो नुकसान होगा कि नहीं होगा, और ऐसे में इस्तीफा मांगना बनता है कि नहीं बनता है। अब आप सोचिए, आपने आदमी भर्ती नहीं किए, आदमी ओवर टाइम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसके कारण गलती कर रहा है और हादसा हो रहा है, तो किसकी नीति थी जिसके कारण हादसा हुआ? अगर रेलवे का सेफ्टी सिस्टम नहीं खरीदा गया या उसको लागू नहीं किया गया, जो लंबे समय से 20 साल से इस देश में उसकी मार्केटिंग की जा रही है, नेता लोग फोटो खिंचा रहे हैं, अपना अपना फोटो आता है, पहले रेल मंत्री के फोटो आते थे, प्रधानमंत्री के भी आने लग गए हैं। तो उस पूरे इसके बीच में, और जब वो सुविधा लोगों को मिल नहीं रही है जो आप जिस पे पब्लिसिटी कर रहे थे, तो कौन जिम्मेदार है? किसको सजा होनी चाहिए? भाई बॉर्डर पे तो पूरे फौजी दे दीजिए आप। 1,35,000 जगह डिफेंस फोर्सेस में खाली हैं। पैसा कहां जा रहा नहीं पता, टैक्स लगातार बढ़ रहा है, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, पेट्रोल महंगा, सिलेंडर महंगा, सब कुछ महंगा, लेकिन सरकार आदमियों को नौकरी नहीं दे रही है। 46,000 पद भरे गए हैं 1,35,000 में से। 11,000 शिक्षकों के पद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली हैं, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो लोग काम करने वाले हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वो 11,000 पोस्ट खाली हैं। केंद्रीय विद्यालयों में 12,000 जगह खाली हैं। ये सब चीजें सीधे सरकार चलाती है। तो भाई साहब, आपकी जो पॉलिसी है पैसा बचाओ, तनख्वाह मत दो, फिर भी घाटे में रहो, सब जगह कर्जा ले लो, NHAI कर्जा, हर जगह कर्जा कर्जा, सरकार कर्जे कर्जे में है, टैक्स पे टैक्स बढ़ा जा रहा है, और लोगों को भी नौकरी नहीं दे रहे हो। तो एक आदमी, एक तो उसे डबल काम करा रहे हो, दूसरी तरफ दुनिया भर की महंगाई उसके सर पे लाद रहे हो, हर चीज उसको महंगी मिल रही है। तो भाई साहब क्या होगा ये बताइए आप। आपको कहने को लग सकता है प्रधानमंत्री क्या वहां पे इंजन चला रहे थे, लेकिन ये सब जो चीजें कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की सरकार कर रही थी, जिसको वो कैबिनेट कर रही थी, जिसके वो मुखिया हैं या वो रेल मंत्री कर रहे थे, तो क्या सबका प्रभाव नहीं पड़ता है? अरे 12 घंटे आप भी गाड़ी चलाओगे तो कहीं ना कहीं ठुक जाओगे। 25% स्टाफ ही नहीं है, और अगर किसी स्टाफ का सिलेक्शन हो जाता है तो 6-6 महीने ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं उसकी, क्योंकि पैसा बचाना है। इस तरह से चल रहा है देश, और इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि जब इस्तीफा मांगा जाता है और लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा देते हैं तो क्यों देते हैं। इसलिए देते हैं कि आपने वो नहीं किया जो आप कर सकते थे, और आपको पता था कि किया जा सकता है, और आपने नहीं किया, और उसके कारण किसी के प्राण चले जाएं तो गिल्ट होता है। एक लाइनमैन की गलती से रेलवे का एक हादसा हुआ था, आपको याद होगा वो केस। वो जी नहीं पाया, उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। हमारे नेताओं को थोड़ी शर्म जरूर आनी चाहिए, और कम से कम अब तक नहीं तो अब ये रेलवे का जो एंटी कोलिजन सिस्टम लगा दो। श्रद्धांजलि हो गई, आंसू समारोह हो गया, कुछ मुआवजा भी दे देंगे आप, इससे लोगों के प्राण नहीं लौटाए जा सकते। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप समझ रहे होंगे कि इस देश में या दुनिया में जहां पे भी कुछ होता है उसके पीछे सिस्टम का रोल जरूर होता है। हम सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं और व्यक्तियों को देखने लगते हैं, और इसीलिए हमको ना प्रधानमंत्री का, ना रेल मंत्री का, ना किसी का कोई रोल दिखाई नहीं देता। सीधी सी बात यह है कि नीतियों की जो गड़बड़ियां हैं वो अंतिम स्थान तक नुकसान पहुंचाती हैं। नमस्कार, जय हिंद।